हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 इन आइसोमर्स। आइसोमर्स में हमने एक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स भी आपके दो टाइप के हैं, एक ज्योमेट्रिकल है और एक ऑप्टिकल है। आज के लेक्चर में हम आपके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, आइसोमेरिज्म। और इसमें दो टाइप हमने डिवाइड किए थे, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। पहला था इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी आपके कई टाइप के थे। इसमें हमने देखा था फंक्शनल, चेन, पोजीशन, रिंग और टॉटोमर्स। स्ट्रक्चरल के बाद दूसरा टाइप था इसमें स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल क्या है, पहले इसे समझ लीजिए एक बार और। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल, जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं आपके, ये होते हैं सेपरेबल। कॉन्फॉर्मेशनल आपके नॉन सेपरेबल होते हैं। ठीक, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशनल को। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशनल जो सेपरेबल है, ये दो टाइप के हैं आपके। एक है आपका ज्योमेट्रिकल और एक है ऑप्टिकल। एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। आज हम आपके साथ जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिना होता है ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आइसोमर्स का? तो अब हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4। तो हम इस कार्बन के लिए देखें तो ये दो वैलेंसी पूरी कर रहा है डबल बॉन्ड। इस कार्बन को कितने की और जरूरत है? 2 की। यहां ये सपोज कोई एक एटम या मॉलिक्यूल है और यहाँ कोई बी एटम या मॉलिक्यूल है। इसी तरह इस कार्बन के लिए भी दो वैलेंसी कम है। सपोज यहाँ कोई बी एटम है और यहाँ कोई डी एटम है। तो जब when same atom oblique molecule lie on
लाइज डायगनली, जब सेम तरह के एटम, देखिए यहां भी बी है और यहां भी बी है, तो सेम एटम डायगनली लगे हुए हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अकॉर्डिंग जब एटम्स डायगनली लगे होते हैं तो ये फॉर्म कहलाती है आपकी, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें क्या पढ़ना है, एक ट्रांसफॉर्म पढ़नी है, और ट्रांस की ऑपोजिट होती है सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म, ठीक। अब सिस फॉर्म कब बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां ए है यहां बी है, यहां सपोज इस बार डी आ गया और यहां बी आ गया। जब सेम एटम या मॉलिक्यूल, जब सेम एटम या मॉलिक्यूल सेम साइड हो तो ये फॉर्म कहलाती है सिस फॉर्म। क्या कहलाएगा ये, सिस फॉर्म। तो समझ में आया सिस और ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पहली टाइप जो है वो है सिस ट्रांस, नोट करिए इसे, फिर आगे और भी है। तो इस सिस और ट्रांसफॉर्म के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब हम बताएंगे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल हमारे पास दिया है, कोई कंपाउंड दिया है, तो वो कब सिस फॉर्म में है, कब ट्रांसफॉर्म में है, किसके पास सिस फॉर्म होगी, किसके पास ट्रांसफॉर्म होगी, कब होगी। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देखते हैं। ये कंडीशन अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फुलफिल कर रहा है तो उसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, वो ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या क्या कंडीशन है, सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी कंडीशन हमें चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अभी वन बाय वन हर एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्टेडली रोटेट हो जाए। दूसरा, डबल बॉन्ड इज एसेंशियल बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। देखिए ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनता है, किस तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और किस तरह की ओवरलैपिंग होती है जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब जैसे ये पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ गया, तो यहां क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। जब इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, साइड वाइज। और पाई बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड ये एक पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, इस तरह की जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब देखिएगा जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, यहीं से निकल कर आएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कार्बन
इस तरह से होगा, ये ओवरलैपिंग बनी, इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड भी है, मतलब एक और बॉन्ड है, दैट इज पाई बॉन्ड। ये इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और यहां इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? यहां ओवरलैपिंग होगी और यहां ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए, सपोज ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, यहां से ओवरलैपिंग हुई, ठीक, तो ये रोटेट कर पा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर पा रहा है, यहां बना पाई बॉन्ड। अब देखिए, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल यहां आ गया, इनके बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, तो क्या ये रोटेट कर पाएंगे? इस तरह से रोटेट, जैसे इसने रोटेशन किया है, क्या ये वाला और ये वाला पी ऑर्बिटल ये ऐसे रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ये रोटेट करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही फिनोमिना कहलाता है आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है? जब ऑर्बिटल्स के बीच में कैसी ओवरलैपिंग हो? किस तरह की ओवरलैपिंग है ये? दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा उसी टाइम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। नोट करें। देखते हैं अब आगे कुछ एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से। ये कौन सा कंपाउंड सिस फॉर्म में है, कब ट्रांस फॉर्म में है। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हमने हाइड्रोजन लगाया, यहां क्लोरीन लगाया, यहां क्लोरीन लगा दिया और यहां सपोज ब्रोमीन लगा दिया। जब सेम एटम आपके डायगोनली प्रेजेंट है तो ये फॉर्म कहलाएगा आपका ट्रांस। अब इसका हमें सिस बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहां फिर हमने क्लोरीन लगा दिया। ये फॉर्म कहलाएगा आपका सिस फॉर्म। क्लियर हुआ? एक और देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3H, CH3 और C2H5। अब बताइए ये सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा? CH3 और CH3 आपके सेम साइड में है तो ये फॉर्म कहलाएगा आपका सिस फॉर्म। जैसे यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम साइड हैं, यहाँ भी CH3 और CH3 सेम साइड है तो ये फॉर्म कहलाएगा आपका सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांस बनाने को आए तो ट्रांस कैसे बनेगा? हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 एक साइड, यहां लगाएंगे हम CH3 और ये C2H5। ये हो गया डायगोनली प्रेजेंट, और जब डायगोनली प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। आया समझ में? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नोट करें इसे, फिर और एग्जांपल देखेंगे।
सपोज कि हमें क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ पेंट टू इन। पेंट टू इन ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका हमें सिस और ट्रांसफॉर्म बतानी है। तो पहले हमें पेंट टू इन बनाएंगे। पेंट मतलब 5 कार्बन है इसमें, 2 3 4 1 2 3 4 5। क्लियर। अब सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन पर, मतलब यहां डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 और यहां CH। अब इस कंपाउंड का हमें सिस और ट्रांसफॉर्म बतानी है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना जरूरी है। ये लगा दिया हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब 2 वैलेंसी तो इन दोनों कार्बन की पूरी है, बट रिमेनिंग 2 हैव टू बी फुलफिल। तो कैसे करेंगे? यहां CH3 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 के बाद यहां से हाइड्रोजन, ये CH ये वाला कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, और बाद में ये पूरा C2H5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ट्रांस डायगोनली प्रेजेंट है, तो ये कैसा फॉर्म कहलाएगा आपका? ट्रांसफॉर्म। अब इसका सिस बनाएंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिस फॉर्म में दोनों हाइड्रोजन जो ट्रांस पोजीशन पर है ये सेम साइड आकर सिस फॉर्म बनाएंगे। तो CH3 हाइड्रोजन C2H5 और यहां H, तो ये कहलाएगा सिस फॉर्म। तो नेक्स्ट जो हमें सिस और ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज हेक्स 3 का 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन के पास डबल बॉन्ड, CH3 CH2 H H CH2 और CH3। ठीक, हेक्स 3 आप देखते हैं इसका सिस फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये और ये कार्बन लिया, H, इस पूरे को हमने लिख लिया C2H5, इस पूरे को हमने क्या लिख लिया? C2H5। यहां हमने हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन C2H5। सेम एटम्स, सेम मॉलिक्यूल, सेम साइड है, ये फॉर्म कहलाएगा आपका सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H C2H5 C2H5 और H डायगोनली प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। क्लियर हुआ? सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे? व्हेन 2 ग्रुप्स on each carbon, when 2 groups on each carbon are different. ईच कार्बन पर दोनों ग्रुप
डिफरेंट होने चाहिए। कंडीशन एक ये भी हो जाती है। तो अब जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में वो मैलिक एसिड का पूछा जाएगा। मैलिक एसिड बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। तो पहले देखते हैं कि मैलिक एसिड और सिनेमिक एसिड दो देखेंगे। पहले देखते हैं मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड का कैसे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैलिक एसिड कैसे बनाएंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। प्राइमरी कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन CH3COOH, सॉरी COOH, एसिटिक एसिड याद आ गया। सेम एटम्स, सेम साइड, सिस फॉर्म। और जब ये डायगोनली प्रेजेंट होने लगेंगे तो ये बन जाएंगे ट्रांसफॉर्म। ये हुआ आपका मैलिक एसिड का एग्जांपल, ट्रांसफॉर्म। दूसरा हम देखते हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड का सिस और ट्रांसफॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां लगेगा COOH, H H और C6H5। डायगनली है, सेम एटम डायगनली प्रेजेंट है। ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। और सिस फॉर्म में C6H5, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH ग्रुप, ये हो जाएगा सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांसफॉर्म समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा, क्या क्या कंडीशंस देखी हमने। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। एटम्स या ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन must be different. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ डबल बॉन्ड, डिफरेंट एटम होने चाहिए ईच कार्बन पर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और लास्ट जो कार्बन है मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होना चाहिए, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। ये जो कार्बन हो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब इसकी क्या ज्योमेट्री रहेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, और इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, पढ़ाया हुआ है। ज्योमेट्री होगी इसकी
ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है इसका 120 डिग्री। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 डिग्री। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, हर एक कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हो वो दोनों ग्रुप या एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जो कार्बन एटम हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो ये जो कंडीशंस है सारी, ये किसके लिए है? सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर हम इसको नाम देते हैं पूरा, ठीक। अब सपोज करिए कि यहां सिस और ट्रांस में क्या हमने सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना होकर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, उस कंडीशन में हम सिस और ट्रांस कैसे बताएंगे? क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यही कंडीशंस है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो, और अगर हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन आ गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो जब कार्बन और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपका आता है, तो वहां पर सिस और ट्रांस फॉर्म की तरह ही, सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर की तरह ही एक नया नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, दैट इज सिन और एंटी। क्या पढ़ते हैं उसमें? सिन और एंटी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही टाइप है एक और। पहला क्या पढ़ा हमने? सिस एंड ट्रांस। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे सिन एंड एंटी। तो देखते हैं सिन और एंटी कैसे बनते हैं। सिन और एंटी आइसोमर्स कैसे बनते हैं? हो गया इतना? चलिए, तो सिन और एंटी आइसोमर्स के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि जब एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। जब एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्डोऑक्सिल। क्या बनाएगा? एल्डोऑक्सिल। तो यहां हम पहले एक एल्डिहाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और फिर देखते हैं कि एल्डोऑक्सिल का क्या स्ट्रक्चर निकल कर आता है। HC डबल बॉन्ड HCO, और यहां हमने CH3CO। ठीक। अब हाइड्रोक्सिल अमीन हमने लिया यहां पर NH2OH। रिएक्शन होगी यहां से O और ये H2, क्या निकालेगा? H2O। बचेगा क्या हमारे पास? हाइड्रोजन, कार्बन, CH3 मिथाइल ग्रुप, और डबल बॉन्ड के साथ यहां नाइट्रोजन लग जाएगा ये, और यहां बचेगा OH। ये कहलाता है हमारा एल्डोऑक्सिल। क्या कहलाता है? एल्डोऑक्सिल। क्लियर हुआ?
अब ये एल्डो ऑक्सिन में क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो सिन और एंटी में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो वहां शो होगा हमारा सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे कि यहाँ कैसे हम सिन और एंटी निकालेंगे। चलिए, अब इस एल्डो ऑक्सिन का हम एक बार सिन बनाएंगे और एक बार एंटी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन और OH ग्रुप शुड बी ऑब्जर्व्ड। हम सिस और ट्रांस में क्या करते थे कि जो सेम, जब एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप सेम साइड होता था तो वो सिस कहलाता था, और जब वो डायगोनली प्रेजेंट रहता था तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाता था। यहां हम किसको देखेंगे? सिर्फ H और OH को। H एंड OH शुड बी ऑब्जर्व। लाइक कैसे ऑब्जर्व करेंगे? व्हेन H एंड OH आर ऑन सेम साइड। जब सेम साइड होंगे तो इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सिन। क्या कहलाएगा वो? सिन। और when H and OH are on opposite side, it is called एंटी। इट इज कॉल्ड एंटी। तो इसका एक बार हमें सिन बनाना है और एक बार एंटी बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए, HC कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां लगाया हमने मिथाइल। अब नाइट्रोजन के पास आपको मालूम है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक। ये हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिए एक तरफ, और यहां हमने लगा दिया OH। जब H और OH ऑपोजिट साइड पर हो, डायगोनली प्रेजेंट हो, तो ये कहलाएगा एंटी, और इसका सिन H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 OH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां गया, तो ये कहलाएगा आपका सिन। ये सेम साइड पर है, तो सिन और एंटी क्लियर हुआ। जब H और OH सेम साइड पर हो तो वो सिन होगा, और जब वो ऑपोजिट हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रांस। एल्डो ऑक्सिन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। इस बार बनाएंगे बेंजल्डो ऑक्सिन के साथ। बेंजल्डो ऑक्सिन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? देखिए, बेंजल्डो ऑक्सिन के लिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां H ग्रुप, यहां लगा देंगे हम बेंजल्डो ऑक्सिन के लिए C6H5। यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां OH। जब H और OH डायगोनली प्रेजेंट होंगे तो ये कहलाएगा आपका एंटी फॉर्म, और जब H और OH ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे तो ये कहलाएगा आपका सिन।
एंटी, इसका पूरा नाम अगर लिखें तो एंटी बेंजैल्डोऑक्सिम, और ये सिन बेंजैल्डोऑक्सिम, सिन और एंटी। क्लियर हुआ बेंजैल्डोऑक्सिम के लिए भी। आगे देखते हैं, ये तो हुआ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। क्लियर, आएगा ये भी सिन और एंटी में। दो कंडीशन है सिन और एंटी के लिए, या तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। चल, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है आपका एजो ग्रुप। क्या कहलाता है? एजो ग्रुप। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है तब। ये कौन सा ग्रुप है आपका? एजो ग्रुप। क्लियर हुआ? अब इस एजो ग्रुप के लिए कब और कैसे सिन और एंटी फॉर्म होगा, तो देखिए कैसे सिन और एंटी फॉर्म होगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब दोनों ही नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास होगा। यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ भी कुछ एटम ग्रुप या मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, और यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ भी कोई एटम मॉलिक्यूल या कोई ग्रुप जुड़ा होगा। तो देखते हैं, यहाँ हमने सपोज करो मिथाइल लगाया CH3, यहाँ भी मिथाइल लगा दिया CH3। तो अब इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? ये होगा, सेम साइड पर है, फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर है, तो ये सबसे पहली बात सिन होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एजो, सिन एजो, और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ? मिथाइल। तो सिन एजो मिथाइल। अब इसका एंटी बनाना है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप, यहां मिथाइल लगा दिया इसके डायगोनल में, और यहां आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब इस कंपाउंड का क्या नाम देंगे हम? डायगोनली प्रेजेंट है सेम, तो एंटी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एजो, तो एंटी एजो और मिथाइल। ठीक है, क्लियर हुआ? एजो ग्रुप कैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कैसे सिन और एंटी लिखेंगे, और जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कैसे सिन और एंटी हम बता सकते हैं। इसको नोट करिए। तो आप अब हमने सिन और एंटी दोनों देख लिए। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये हमने जो बनाया है, ये बनाया है हमने जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमने देखा था तो हमने एल्डिहाइड से बनाया था। सिन और एंटी एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन से भी बनाया जा सकता है। एल्डोऑक्सिम जैसे हमने बनाया था एल्डिहाइड से, इसी तरह हम कीटोऑक्सिम भी फॉर्म कर सकते हैं। एक बार उसे और देख लेते हैं कैसे बनेगा आपका कीटोऑक्सिम। सिन और एंटी के ही टाइप्स चल रहे हैं ये सारे।
जब बेंजल्डोऑक्सिम या बेंजल्डोऑक्सिम और उससे पहले जो हमने बनाया था एल्डोऑक्सिम, ये कैसे बनाया था? एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी NH2OH। कौन सा ग्रुप है NH2OH? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इसी तरह जब कीटोन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो बनाएगा कीटोऑक्सिन। क्या बनाएगा ये? कीटोऑक्सिन। तो कीटोन लेते हैं कोई एक कीटोन, हमने यहां लिया सपोज C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहां लिया हमने CH3 ग्रुप। ठीक, यहां हम लेते हैं NH2OH, यहां से हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकलेगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक, एक तरफ बचा हमारा C2H5 और एक तरफ बचा हमारा CH3 और नाइट्रोजन के पास OH। ये कहलाता है कीटोऑक्सिन। क्या कहलाता है ये? कीटोऑक्सिन। अब ये जो कीटोऑक्सिन बना है ये हमें कैसे बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड सिन है और कौन सा एंटी है? अब देखिए इसमें ये हमारे बना कीटोऑक्सिन। अब इस कीटोऑक्सिन में कैसे सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बता पाएंगे? एल्डोऑक्सिन में हमने जो बेस माना था, जो प्रायोरिटी दी थी, वो H और OH ग्रुप को दी थी। जब H और OH ग्रुप आपका सेम साइड में था तब वो सिन था और जब वो ऑपोजिट था तब वो एंटी था। अब यहां ये जो कीटोऑक्सिन बना था कैसे भाई? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ था C2H5 और एक तरफ हमने लगाया था मिथाइल CH3। नाइट्रोजन में हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लगा लिया, और दूसरी तरफ हमें लगाना है यहां पर OH। अब जो एल्डोऑक्सिन में हमने या बेंजल्डोऑक्सिन में क्या किया था कि H और OH को देखी, H और OH की पोजीशन देखी थी, पर इस कीटोऑक्सिन में सिर्फ OH ग्रुप प्रेजेंट है, H ग्रुप यहां नहीं है। अब हम इसमें कैसे सिन और एंटी बताएंगे? तो इसका सिन और एंटी केवल OH के बेसिस पर होगा। इस एक ही कंपाउंड में सिन भी बताएंगे और इसका एंटी भी लिख सकते हैं। दो तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा, दो नाम होंगे इसके। जो ग्रुप OH के सेम साइड में है वो सिन होगा और जो ग्रुप OH के ऑपोजिट साइड में है वो होगा उसका एंटी, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो OH के सेम साइड पर क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो सिन मिथाइल। क्या होगा ये? सिन मिथाइल। बाकी क्या बचा हुआ? C2H5, C2H5 क्या होता है आपका? इथाइल। सिन मिथाइल, बाकी बचा इथाइल और कीटो ऑक्सिन। अब इसी का एंटी भी लिखेंगे। एंटी में क्या है? C2H5, तो एंटी
सॉरी एंटी इथाइल, मिथाइल लिख दिया मैंने, एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्सिन। अब इसका ऑपोजिट भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहां क्या लिखा, पहले सिन लिखा, सिन में क्या है मिथाइल ग्रुप, एंटी में क्या है इथाइल। जब सिन लिखेंगे तो सिन के साथ जो ग्रुप है वो और बाकी बचा हुआ एक साथ, जब एंटी लिखेंगे तो एंटी में जो ग्रुप है उसका नाम और बाकी बचा हुआ। अब इसका ऑपोजिट, जैसे हमने सिस और ट्रांस, सिन एंटी, ये ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये ऊपर चला जाए ये नीचे आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक OH ग्रुप। यहां ऊपर इस बार हमने लगा दिया मिथाइल और यहां लगा दिया C2H5। अब क्या नाम देंगे इसमें, पहले सिन लिखते हैं, तो सिन पोजीशन पर क्या है इस बार इथाइल, तो सिन इथाइल, बाकी बचा मिथाइल और कीटो ऑक्सिन। इसी तरह एंटी में एंटी मिथाइल होगा, तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्सिन। अब ये जो हमने चारों नाम लिखे हैं, चारों ही नाम अलग अलग होंगे। एक बार सिन में मिथाइल है और एक बार सिन में इथाइल है, एक बार एंटी में इथाइल है और एक बार एंटी में मिथाइल है। क्लियर हुआ? सिन और एंटी मतलब जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप के जो सेम साइड में होगा उसके लिए सिन और जो एंटी साइड में होगा उसके लिए एंटी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो। सिस ट्रांस और सिन और एंटी दोनों क्लियर हुए। चलिए यहाँ हम अपना वीडियो आज खत्म करते हैं। इसमें वैसे एक और टाइप है लेकिन बहुत लंबा जाएगा वीडियो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज EZ नोमेनक्लेचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।